कहानी की शुरुआत बैन नाम के एक फर्स्ट ऑफिसर से होती है। उसकी पत्नी उसे फ़ोन पर घर लौट आने के लिए कह रही होती है। दोनों अपने बेटे की बीमारी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। पत्नी कहती है कि तुम हर चीज़ से भागना बंद करो। उसी समय एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक पैसेंजर खड़ा था। उसके चार्जिंग केबल में खराबी आ गई थी और उसमें धुआं निकल रहा था। फिर भी वह अपना पावर बैंक लाल रंग के बैग में रख देता है। नियमों के मुताबिक ऐसा सामान चेक बैगेज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हुए बैन की मुलाकात कोरा नाम की एक लड़की से होती है। उसे फ्लाइट से बहुत डर लगता था। वह बैन से पूछती है, क्या आप कैप्टन हैं? बैन हंसकर कहता है, नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। इस पर कोरा तुरंत बोलती है, इतनी उम्र हो गई और अभी तक कैप्टन नहीं बने। बैन मुस्कुराकर जवाब देता है कि जिंदगी हमेशा सीधा रास्ता नहीं देती। कोरा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई फिन के साथ सफ़र कर रही होती है। उसकी असली माँ ने उसका सुरक्षा के लिए उसके कपड़ों पे जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था, जिससे कोरा अपने फ़ोन से देख सकती थी। इसी बीच लापरवाही की वजह से डैन का लाल बैग बिना सही जांच के कार्गो में लोड कर दिया जाता है। यहाँ फ्लाइट लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही थी। प्लेन में कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी मौजूद थे। एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी टीम का कैप्टन अपनी साथी का साथ देता है, लेकिन कोच बीच में आकर माफ़ी मांग लेता है और मामला शांत कर देता है। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रिचर्ड था। प्लेन उड़ान भरता है और तभी हमें पता चलता है कि बेन पहले एयरफोर्स में था। उसने अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ हाथ उठा दिया था क्योंकि वह नियमों का सही पालन नहीं कर रहा था। इसी गलती की वजह से बैन अपनी नौकरी, पेंशन और सारे फंड खो देता है। अब वह एक छोटी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर की जॉब कर रहा था। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स प्लेयर लिली अपने कैप्टन सैम से पूछती है कि वह उसका लेटर पढ़ने से डर क्यों रहा है। सैम कहता है कि वह डर नहीं रहा, बस चीन लौटने के बाद पढ़ेगा। फिर वह वॉशरूम की तरफ जाता है जहां उसने लिली के लेटर्स अपने फ़ोन कवर में छिपा कर रखे हुए थे। इधर कोरा के पिता उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कम से कम अपने भाई फिन के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो, लेकिन कोरा उसकी बात नहीं सुनती। उसे अपनी स्टेप मदर बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके पिता वॉशरूम में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप मदर भी उसके पीछे चली जाती है। उसी समय कार्गो में पड़ा खराब चार्जिंग केबल अचानक चिंगारियां छोड़ता है और वहां आग लग जाती है। फिन को अपने माता पिता दिखाई नहीं देते तो वह कोरा से पूछता है। कोरा मजाक में कह देती है कि वॉशरूम के पास एक पूल है, वह वहीं गए हैं। फिर वहां पहुंचता है लेकिन गलती से दूसरे सेक्शन में चला जाता है। वहां एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फिर उसके पास बैठकर उसके साथ खेलने लगता है। कॉकपिट में अचानक वार्निंग आती है। कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक और फायर डिटेक्ट होने चुकी थी। बैन तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट करता है, लेकिन सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। हालात बिगड़ते देखकर वह रेडियो पर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगता है। उन्हें गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नज़दीक मिलता है, जो करीब 400 नॉटिकल मील्स दूर था। इसी दौरान कोरा अपने पिता को कॉल करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वहीं प्लेन के 2 क्रू मेंबर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। जलता हुआ कंटेनर अपने लॉक से खुलकर सीधे सिलेंडर से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद प्लेन के अंदर तबाही मच जाती है। सिलेंडर्स के फटते ही प्लेन के ढांचे में एक बड़ा छेद हो जाता है। सामान हवा में उड़ने लगता है और कई यात्रियों को चोट लग जाती है। इसी अफरा तफरी में लिली कोरा को पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। सभी यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और स्टेप मदर वॉशरूम में बेहोश पड़े हुए थे। उड़ता हुआ सामान कई लोगों को घायल कर देता है। इसी तरह कैप्टन रिचर्ड प्लेन के नीचे सुरक्षित ऊंचाइयों पर ले जाता है। फिर वह अनाउंसमेंट करता है कि अब प्लेन सुरक्षित ऊंचाई पर है। इस बीच डैन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। उधर सैम वॉशरूम से निकलकर जल्दी से लिली के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोककर सीट पर बैठा देती है क्योंकि इस समय भागना खतरनाक होता है। डैन वॉशरूम में बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी कार्गो में लगी आग और ज़्यादा फैल जाती है। जलता हुआ कंटेनर इंजन से टकरा जाता है और इंजन बुरी तरह फट जाता है और प्लेन के साइड में एक और बड़ा छेद हो जाता है। कुछ यात्री सीधे बाहर गिरने लगते हैं। स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जब फ्लाइट कंट्रोल जवाब देना बंद कर देते हैं, उस समय प्लेन खुले समुद्र के ऊपर था। थोड़ी ही देर में दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब प्लेन की पावर और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों खत्म हो जाते हैं। हालात हाथ से निकलते देख बैन तुरंत रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय करता है। शुक्र है कि इससे प्लेन के ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट दोबारा चालू हो जाते हैं।
और उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। प्लेन में मौजूद कोरा अपने माता पिता की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़कर रोक लेती है। उधर कैप्टन रिचर्ड फैसला करता है कि अब प्लेन को समुद्र में उतारना पड़ेगा। वह बैन से कहता है कि तुरंत फ्यूल बाहर निकालना शुरू करो। फिर वह सभी यात्रियों को अनाउंसमेंट करके इम्पैक्ट के तैयार रहने के लिए कहता है। सभी लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। कॉकपिट में रिचर्ड और बैन लगातार बहस कर रहे थे, इस हालात में लैंडिंग कैसे की जाए। बैन सलाह देता है कि प्लेन को मोड़कर समुद्र की लहरों के समानांतर उतारा जाए। दोनों मिलकर स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड बैन से कहता है कि अपनी सीट पूरी पीछे करो और हार्नेस कसकर बांध लो। पूरा प्लेन चीखों से गूंज रहा था। अगले ही पल प्लेन जोरदार टक्कर के साथ समुद्र में टकरा जाता है। पानी पर फिसलते हुए वह नीचे मौजूद चट्टानों से टकराता है। टकराव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि एक पंख टूटकर अलग हो जाता है और पूरा प्लेन पलट जाता है। फिर वह दो हिस्सों में टूट जाता है। हर तरफ पानी भरने लगता है और कई लोग उसी टक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में प्लेन के टूटे हुए हिस्से और लाशें तैरती नजर आती हैं। बचे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कॉकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा था और पानी का दबाव लगातार कांच पर बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पैनी पूरे समय कोरा को पकड़े हुए थी। कोरा टूटे हुए प्लेन से बाहर का नज़ारा देखती है और समझती है कि प्लेन के 3 बड़े हिस्से अब एक दूसरे से काफ़ी दूर जा चुके हैं। पैनी कोरा को वहीं रुकने के लिए कहती है और कॉकपिट में पहुंचती है, जहां बैन रिचर्ड को सीट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है और वो बैन से कहता है कि क्रैश एग से सीट काटकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैन को एहसास होता है कि लिली अपनी सीट पर नहीं है। आसपास मौजूद ज़्यादातर लोग बुरी तरह घायल थे। सैम बार बार लिली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन का आखिरी हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। वहीं फिन एक आदमी के साथ मौजूद था और फ्लाइट अटेंडेंट जोई भी उसके पास थी। इसी बीच लिली पानी में तैरते हुए प्लेन के टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। कॉकपिट में बैन और पैनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऊपर से कॉकपिट का कांच किसी भी पल टूट सकता था। वह समझ जाता है कि अगर वह रिचर्ड का पैर काटेगा तो वह खून बहने से मर जाएगा। तब रिचर्ड उसे कहता है कि दरवाज़ा बंद करके यहाँ से निकल जाओ ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट में ही रहे। फिर वह बैन से कहता है, अब ये प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बैन वहाँ से निकलने लगता है तो रिचर्ड उसे ईएलटी चेक करने के लिए याद दिलाता है। बैन बाहर का हाल देखकर सन्न रह जाता है। प्लेन के आखिरी हिस्से में ज़्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा हिस्सा उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था। उसी समय वॉशरूम में फिन की माँ को होश आ जाता है। वे कोरा के पिता को भी जगाती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं पानी तेज रफ्तार में अंदर घुसता है। कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर को देख रहा था। तभी कांच टूट जाता है और समुद्र का पानी उसे भी अपने साथ ले जाता है। उधर आखिरी हिस्से में मौजूद एक बुजुर्ग महिला बैकी अभी भी जिंदा थी। उसे होश आ जाता है। सभी समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर आ रहा है, इसलिए उन्हें और ऊंची जगह पर जाना होगा। हर विमान में एक ईएलटी यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। ये डिवाइस प्लेन की लोकेशन भेजती है। इस समय वे प्लेन के बीच वाले हिस्से में थे, ये देखने के लिए कि वह अपने आप एक्टिव हुआ कि नहीं। बैन को वहाँ तक तैर कर जाना पड़ता। बैन यहाँ फैसला लेता है कि उसे जाना होगा। वह लाइफ राफ्ट पैनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पैनी कहती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल स्विमर थी। कोरा भी साथ चलने के लिए जिद करती है क्योंकि वह अपने मम्मी पापा और भाई को ढूंढना चाहती थी। पैनी उसे समझाती है कि यहीं रुको और अपनी जूतों का ध्यान रखना। इतना कहकर वह खुद पानी में उतर जाती है। पैनी के जाते ही कोरा समुद्र में शार्क देख लेती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पैनी को चेतावनी देने लगती है, लेकिन पैनी उसकी बात नहीं सुन पाती। तभी बैन राफ्ट को पानी में उतारता है और दोनों पैनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के आखिरी हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वे बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो पूरा हिस्सा डूब जाता और सभी मर जाते। उधर समुद्र में शार्क और पैनी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन शब्द नहीं समझ आते। अगले ही पल शार्क हमला कर देती है। बैन पूरी कोशिश करता है कि पैनी के ऊपर खींच ले, लेकिन वह उससे बचा नहीं पाता, जिसके बाद शार्क उसकी राफ्ट पर भी हमला कर देती हैं। बैन एक चप्पू से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे दूर भगा देता है। इसी दौरान प्लेन के बीच वाले हिस्से में मौजूद सभी लोग एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं।
वजन एक तरफ आने से पूरा हिस्सा थोड़ा आगे खिसक जाता है। उधर उल्टे पड़े प्लेन वाले हिस्से में जोई मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांध रही थी। सभी लोग मिलकर डरे हुए फिन को शांत कराने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम सभी से कहता है कि कुछ लोगों को वापस पानी की तरफ जाना होगा। वहाँ का एक हिस्सा कोरल रीफ के ऊपर अटका हुआ है और अगर वजन कम नहीं किया गया तो ये कभी भी खिसक सकता है। लेकिन अमेरिकन प्लेयर हज उसकी बात मानने से मना कर देता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हज का कोच भी मानता है कि सैम सही कह रहा है। उधर लिली जिस टूटे हुए हिस्से पर थी वह धीरे धीरे दूर बहने लगता है। घायल पैर के बावजूद उसे पानी में उतरकर तैरना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल के बाद वह मिड सेक्शन तक पहुंच जाती है। सैम उसे देखकर राहत की सांस लेता है और दोनों यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन तभी एक शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जैसी उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। ये देखकर हज का गुस्सा फूट जाता है। वह सारी गलती सैम पर डालता है। तभी वैन वहां पहुंचता है और हज को खींचकर अलग करता है। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में जोई कहती है कि वह नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है। उसका हाथ टूटा हुआ था फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बैकी उसे मना करती है मगर मैट नहीं मानता और एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है। वह प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वह जोर जोर से मदद मांगने लिए चिल्लाता है। तभी उसे कोरा के पिताई दिखाई देते हैं। लेकिन अगले ही पल एक शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें निगल जाती है। ये देखकर मैं दहशत में चीखने लगता है। वापस मिड सेक्शन में बैन सबको बताता है कि वे लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। प्लेन में कुल 293 लोग थे लेकिन अब उसे मुश्किल से 30 लोग ही जिंदा नजर आ रहे थे। यहाँ कुछ लाइफ राफ्ट भी मौजूद थी। बैन ELT लाइट यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को ढूंढना शुरू करता है। उधर कोरा अब भी अपने मम्मी पापा को ढूंढने में लगी हुई थी। आखिरकार बैन ELT चालू कर देता है और उसे पकड़ने के लिए डैन को दे देता है। तभी दूसरी तरफ एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ती है और बैन दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उनकी एक राफ्ट बहकर दूर चली जाती है और मिड सेक्शन में फिर से पानी भरने लगता है। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से ELT छूटकर समुद्र में गिर जाती है। उधर सैम एक सूटकेस का सहारा लेकर अलग तैर रहा था। उसके साथ बेहोश पड़ा हच भी था। जब बैन डैन से ELT मांगता है तो डैन बताता है कि वह पानी में गिर चुका है। ऊपर से वह उल्टा बैन को ही सुनाने लगता है कि अगर वह इतना ज़रूरी था तो खुद पकड़ कर रखना चाहिए था। इसी दौरान कोरा दूर सैम को तैरते हुए देख लेती है। बैन समझ जाता है कि अब उन्हें भी बचाना पड़ेगा। लेकिन तभी चारों तरफ शार्क घूमती नजर आने लगती हैं। डैन वहां जाने से मना कर देता है। वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। गुस्से में वह बैन को मुक्का मार देता है और कहता है कि यह सब उसी की गलती से हुआ है। लेकिन बैन भी उसे जवाब में मुक्का मारता है और साफ कह देता है कि वे लोग वहां जाएंगे और डैन भी उनके साथ आएगा। कुछ देर बाद बैन और डैन सैम और हच पहुंच जाते हैं। सांस लगभग उन सब तक पहुंच चुकी थी लेकिन बैन सही समय पर दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ उल्टे पड़े प्लेन के हिस्से में अब और इंतजार करना नामुमकिन था। बैकी वहां जाने से मना कर देती है। वह जोई से कहती है कि फिन को लेकर निकल जाओ। जोई वादा करती है कि वह वापस आएगी और फिर फिन को साथ लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें मैट की लाश दिखाई देती है। दोनों किसी तरह सतह पर पहुंच जाते हैं। पास पड़ा लाइफ राफ्ट भी बहकर आ चुका था। उधर लिली अचानक आसमान में एक प्लेन देखती है। सभी लोग पूरी ताकत के हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं लेकिन वह विमान उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। इस बीच जोई राफ्ट खोल देती है। वह फिन को उसमें बैठाने ही वाली थी कि अचानक शार्क हमला कर देती है। लेकिन इत्तेफाक से शार्क आपस में ही लड़ने लगती हैं। मौका मिलते ही जोई फिन को राफ्ट में चढ़ा देता है और खुद भी किसी तरह ऊपर आ जाती है। उसके पैर से काफ़ी खून बह रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश हो जाती है। अब फिन बिल्कुल अकेला था। वह जोर जोर से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि राफ्ट के नीचे कुछ हिल रहा है। वह नीचे झाँक कर देखता है तो एक शार्क राफ्ट से टकराती है। फिर फिन संतुलन खो देता है और राफ्ट के किनारे लटक जाता है। उधर उल्टे पड़े हिस्से में पानी अब बैकी की गर्दन तक पहुंच चुका था। उसे अपनी पोते की याद आने लगती है। वह भगवान से दुआ करती है कि उसकी पोते की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा था। साथ ही एक चीनी फिशिंग शिप से भी संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पास में एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बचाव के लिए पहुंचो। वहीं राफ्ट पर बैठे हज की नज़र सैम पर पड़ती है जो बार बार लिली को देख रहा था।
हच उसे कहता है कि जाकर अपने दिल की बात बता दो, लेकिन सैम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी टीम का नियम है कि खिलाड़ी आपस में डेट नहीं कर सकते। इस पर हच हंसते हुए कहता है कि ऐसे नियमों की परवाह आखिर करता ही कौन है। अगर अब तक कोरा को समझ आ चुका था कि उसके परिवार के लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं बचे। उसे अपने पिता की याद आती है। उन्होंने कहा था कि फिन का ध्यान रखना, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। आखिर फिन अभी भी सिर्फ 7 साल का बच्चा ही था। बैन उसे दिलासा देता है और बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का ही है। फिर वह अपने बेटे की एक पुरानी फोटो कोरा को दिखाता है। तभी दूर से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखाई देता है। सभी लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्वीमर नीचे उतर रहा होता है, लेकिन बैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नीचे मत आओ। मगर हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उसकी चेतावनी नहीं समझ पाते। जैसे ही स्वीमर पानी में उतरती है, उसी पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसे तुरंत ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन शार्क उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। रस्सी अब भी उससे जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर घूमते हुए समुद्र में गिर जाता है। हेलीकॉप्टर के टकराने से उनकी राफ्ट भी पलट जाती है। लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर खींचे जाते वक्त डैन एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है। वह सीधे पानी में गिरती है और अगले ही पल शार्क उसे घेर लेती है। उसी दौरान एक चीनी फिशिंग शिप वहां पहुंच जाती है। हालांकि जहाज उनके काफ़ी पास नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कोरल रीफ थी और पानी बहुत कम गहरा था। अब लोगों को खुद ही वहां तक पहुंचना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि राफ्ट में पैडल ही नहीं थे। तभी बैन को एहसास होता है कि कोरा राफ्ट पर नहीं है। वे टूटे हुए प्लेन के एक हिस्से पर अकेली खड़ी थी। बैन बिना समय गंवाए उसकी तरफ तैरने लगता है। किसी तरह वह कोरा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर कोरा मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसे अपने डैडी के पास यहीं रहना है। बैन उसे समझाता है कि उन्हें बस थोड़ा सा रास्ता बदलना है। फिर वह कोरा को अपने शरीर से बांध लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ शार्क भरी हुई थी। ये देखकर चीनी मछुआरे एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं। मछलियों को देखकर शार्क का ध्यान उन पर चला जाता है, लेकिन कुछ शार्क अभी भी बैन और कोरा का पीछा कर रही थी। तभी बैन अपनी फ्लेयर गन निकालता है और एक शार्क पर फायर कर देता है। इससे बाकी शार्क भी दिशा बदल देती हैं और मछलियों की तरफ चली जाती हैं। उधर डैन को पानी में तैरता हुआ सिगरेट का पैकेट दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है और राफ्ट के किनारे बैठकर आराम से सिगरेट पीने लगता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे समुद्र में खींच ले जाती है। उसकी मौत पर किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार बाकी सभी लोग सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। जिसके बाद सैम लिली से बात करता है। वह कहता है कि उसने उसका लेटर कभी नहीं पढ़ा और अब उसे वह शायद समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुका है। लेकिन लिली मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता है सैम ने वह लेटर पढ़ लिया है। वह सिर्फ नियमों की वजह से अपनी भावनाएं छुपा रहा था। यह सुनकर सैम धीरे से उसके माथे पर किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद बैन कोरा के पास आता है। तभी अचानक सभी लोगों के फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं। कोरा तुरंत बैन को फ़ोन मांगती है और फिन की जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। लोकेशन मिलने के बाद सभी उस दिशा में बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक राफ्ट दिखाई देती है जिसमें जोई बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। फिर वह अपने पास लेटे हुए फिन को देखती है। फिन को देखते ही कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। कोरा उससे माफ़ी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि बैन का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। बैन अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, फिर अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ बेटा। और इसी भावुक पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है आवाज़ को रिकॉर्ड करके एडिट करने में भाई, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें।